रोल ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। देखो रोल ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस में क्या है दोस्त, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है पहली बात तो। अब इसमें भी एक पंगा है। सर क्या बात कर रहे हो, हर टॉपिक में कुछ ना कुछ पंगा है। देखो यहाँ पे दिक्कत आती है, बच्चे फंसते हैं। उनको लगता है कि वो काफ़ी, जब जो सेल्फ स्टडी करते हैं ना, जो भी आपके दोस्त वगैरह होंगे जो सेल्फ स्टडी कर रहे हो, उनको ये चीज़ें बताना कि इंपॉर्टेंस में नीड लिख सकते हो, लेकिन नीड में इंपॉर्टेंस नहीं लिख सकते। ग्रीन गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट भी होता है, पढ़ लेना दोस्त एक बार। जो आपके दोस्त वगैरह क्लास नहीं ले रहे, उनको यहाँ पे दिक्कत आती है, बेचारे यहाँ फंसते हैं वो लोग ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी जगहों पे। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये है रोल ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस में, सॉरी रोल ऑफ ऑडिटर के कॉर्पोरेट गवर्नेंस में कई बुक्स में पता क्या दिया हुआ है, वहां पे दिया हुआ है राइट्स एंड ड्यूटीज अंडर सेक्शन, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर अंडर सेक्शन 143(2) एंड सब सेक्शन 3। 143(2) में कुछ 5 पॉइंट है, 3 में कुछ 10-12 पॉइंट है। वो जो पॉइंट स्पेसिफिकली, अच्छा कौन सा सेक्शन में, कंपनीज एक्ट में, ये तो लिखवा दूं। इसमें ये लिखा हुआ है, इनमें जितने भी पॉइंट्स लिखे हुए हैं वो डाले हुए हैं कई बुक्स में, बहुत स्पेसिफिक पॉइंट डाल दिए। जैसे कि ऑडिटर की ना कुछ ड्यूटीज होती हैं जो ऑडिटर को करनी होती है, कुछ इंक्वायरी ऑडिटर को करनी होती है। अच्छा ड्यूटीज क्या, कि उसको बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करना है, उसको डायरेक्टर को चेक करना है, उसको समय पर बुक्स ऑफ अकाउंट मिली कि नहीं मिली। ये बुक्स ऑफ अकाउंट मतलब कंपनी ने उनको बैलेंस शीट P&L दिया है कि नहीं दिया, उसने बुक्स को चेक किया, P&L को चेक किया कि नहीं किया। ये स्पेसिफिक पॉइंट दे रखे इन सेक्शंस में। लेकिन अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम बहुत बड़ी चीज पढ़, इससे बड़ी चीज पढ़ रहे हैं। इसमें तो कुछ पॉइंट मेंशन है ना, हम तो पूरी कंपनी का ऑडिट करते हैं ना, एक ऑडिटर तो पूरी कंपनी का ऑडिट करता है ना, उससे क्या फायदा होता है, ये है यहां पे। लेकिन कई बुक्स में ये वाले पॉइंट दे रखे हैं, ठीक है। तो कुछ लोग कंफ्यूज होंगे, तो देख लो आपको ये लिखना है यहाँ पे, वो वाले पॉइंट नहीं लिखने, ये भी सुन लो। हालांकि लिख दोगे तो प्रॉब्लम नहीं है, बट वो बहुत स्पेसिफिक पॉइंट है। हम यहाँ पे क्या सोच के चल रहे हैं, ये टॉपिक क्या कहता है, ऑडिटर का क्या रोल है कॉर्पोरेट गवर्नेंस में। मतलब ऑडिटर का रोल कैसा होगा, ऑडिटर जो ऑडिट करता है उसके बाद अपनी ऑडिट रिपोर्ट इशू करता है। उस ऑडिट रिपोर्ट में वो कंपनी की कमियां गलतियां ये सबको सही है नहीं है ये बताता है। उससे कॉर्पोरेट गवर्नेंस होने में क्या फायदा है, यानी उस रिपोर्ट की वजह से कंपनी अपने अंदर जो प्रोसेस में, बिजनेस में, अकाउंटिंग में गलतियां करता है वो ठीक करेगा, आगे से वो गलतियां आगे से नहीं करेगा। यही तो बेनिफिट है। वहां पे सिर्फ यही तो थोड़ी बोला जा सकता है आपको कि हाँ भी खाली ना बैलेंस शीट चेक करेगा ऑडिटर, ऐसा तो नहीं है। तो ये स्पेसिफिक पॉइंट है इन सेक्शन में, और हम जर्नल पॉइंट पढ़ रहे हैं कि ऑडिट होने से क्या फायदा मिलता है, यानी कंपनी में कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैसे अच्छा हो जाता है। चलो आई होप समझ गए होगे कि जो मैं चीजें समझा रहा हूं यहाँ पे, कि कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे बुक्स में लिखा हुआ है और क्या क्या आपको सही कंटेंट पढ़ना है। प्रमोट अकाउंटेबिलिटी कैसे, इवेल्युएटिंग कंट्रोल्स एंड ऑपरेशंस एज रोल ऑफ ऑडिटर एनहांसेस कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ऑडिटर क्या करता है, कंपनी के अंदर सिर्फ बैलेंस शीट चेक नहीं करता, वो कंट्रोल्स ऑपरेशंस भी चेक करता है। सर कंट्रोल्स क्या होते हैं, कंट्रोल्स का मतलब कंपनी अपने कंपनी के अंदर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है। अगर ऑडिट पढ़ा होता तो उसमें हम पढ़ते थे इंटरनल कंट्रोल, तो ये वो इंटरनल कंट्रोल है। सर जैसे क्या होता है इंटरनल कंट्रोल, क्या मतलब है कंट्रोल का, जैसे कंपनी ने कंट्रोल लगाया है कि हर एम्प्लॉइज 10 बजे से पहले 10 बजे के बाद नहीं आएगा, नहीं जल्दी से जल्दी आए, टाइम पे आए टाइम पे जाए। लोग क्या करते हैं, लेट जाते हैं और रजिस्टर में एंट्री कर देते थे। तो कंपनी ने क्या कंट्रोल लगा दिया, एक पंचिंग मशीन लगा दी कि जब भी एम्प्लॉय आएगा उस पर पंच करेगा तो उसकी टाइमिंग नोट हो जाएगी। अगर वो 10 बजे आया है तो ठीक है, 10 बजे के बाद आया तो उसका हाफ डे लग जाएगा या फिर उसके पैसे कटेंगे। ये क्या कर दिया कंपनी ने, कंट्रोल लगा दिया। ठीक है, दूसरा एक एग्जांपल सुन लो, जैसे कि कंपनी को माल खरीदना है, पीछे से सप्लायर से माल खरीदना है और आगे अपने प्रोडक्शन में लगाना है। तो वो माल खरीदना है मान लो 2 लाख का, तो एक जो नीचे वाला एम्प्लॉई है उसकी लिमिट क्या है कि वो 2 लाख तक ही माल खरीद सकता है।
अगर वो 2 लाख से ऊपर का माल खरीदना चाहता है तो उसे अपने हायर बंदे से, मैनेजर से, अपने ऊपर वाले बंदे से परमिशन लेनी होगी। लेकिन वो बंदा क्या कर रहा है, अरे मेरे को दे रखी है जॉब, मैं तो 10 लाख का माल खरीद लूंगा। अगर वो बंदा जिसकी लिमिट लगा रखी है कंपनी ने कि भाई तू ना 2 लाख तक का माल तो खरीद सकता है, लेकिन 2 से ऊपर खरीदना होगा तो तुझे अपने मैनेजर से अप्रूवल लेना होगा। फिल्मों में नहीं देखते आप कि गोली चलानी है पुलिस वाले को लेकिन ऊपर से ऑर्डर नहीं है? हमारी आर्मी में गोली चलानी है लेकिन ऊपर से ऑर्डर नहीं है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये कुछ कंट्रोल्स लगाए गए हैं, रूल्स बनाए गए हैं। ये कंपनी अपने कंपनी के अंदर जो रूल्स बनाती है, ऑडिटर वो भी चेक करता है कि यार वो जो रूल्स वगैरह बना रखे हैं वो ढंग से कंप्लाई हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। ऑपरेशंस, कंपनी जो ऑपरेशन कर रही है, जो भी काम कर रही है, वो सही से कर रही है कि नहीं कर रही। प्रोडक्ट बेच रही है लाखों का और क्वालिटी है उसकी घटिया, क्या ऐसा तो नहीं है? तो इससे क्या होता है, ये सब दोनों चीज चेक करने से कॉर्पोरेट गवर्नेंस एनहांस होता है। मेजर्स द पॉलिसीज, मेजर्स एंड पॉलिसीज, यानी जो मेजर्स वही कंट्रोल ही हो गए, मेजर और पॉलिसी ये दोनों कंट्रोल ही हो गए। जो भी मेजर्स और पॉलिसीज कंपनी ने इंट्रोड्यूस करे हैं, measures and policies introduced by external auditor are designed to compel the accountability in workplace। कुछ मेजर्स यानी जो भी ये चीज चेक करके ऑडिटर बताता है उस पर जो मेजर्स लिए जाते हैं उसकी वजह से अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है कंपनी में कि भैया तेरा काम ये था, तूने ये गलत किया। अकाउंटेंट तूने ना एंट्री गलत करी, ये तेरी जिम्मेदारी थी, ये गलत करी, आगे से गलत करेगा तो तेरे पैसे कटेंगे। ठीक है, इससे क्या बढ़ती है, अकाउंटेबिलिटी बढ़ाने में आसानी होती है। नेक्स्ट पॉइंट, ऐसा एग्जांपल भी इसका, इफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर मैनिपुलेटेड बाय इन्फ्लेटिंग फिगर्स, यानी इन्फ्लेटिंग मतलब बढ़ी हुई, बढ़ाकर कंपनी अपने प्रॉफिट बढ़ा के दिखा रही है अगर, तो क्या होगा उससे। या फिर कुकिंग अकाउंटिंग, कुकिंग अकाउंटिंग का मतलब क्या है कि अकाउंटिंग में गड़बड़ियां कर रही है, उसके नंबर के साथ छेड़ाछाड़ी कर रही है कंपनी, यानी कंपनी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट P&L बैलेंस शीट में से फिगर्स को या तो बहुत बढ़ा के दिखा रही है, घटा के दिखा रही है। ऑडिटर क्या करेगा, बोलेगा कि भाई अगर तुमने ऐसा करा तुम्हारे पास ना पेनल्टी तगड़ी लगेगी, अगर तुमने ये चीज को ऐसा दिखा दिया ना तो इनकम टैक्स का नोटिस आ जाएगा, और नोटिस आएगा तो 300% पेनल्टी लगेगी। तुमने 1 करोड़ बचा लिया, 1 करोड़ की जगह 3 करोड़ पे करने पड़ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, रिप्रेजेंट इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर। देखो ऑडिटर जो होता है ना, चलो पहले पढ़ लेते हैं। एक्सटर्नल ऑडिटर, एक्सटर्नल ऑडिटर होता क्या है, स्टैट्यूटरी ऑडिटर को ही एक्सटर्नल ऑडिटर बोलते हैं। सर स्टैट्यूटरी ऑडिटर क्या, जैसे हम नॉर्मली इस सब्जेक्ट में पढ़ के चल रहे हैं, या जो ऑडिट वाले सब्जेक्ट में पढ़ के चलते हैं, स्टैट्यूटरी ऑडिटर मतलब जो कंपनीज एक्ट के 143 सेक्शन के हिसाब से ऑडिट करता है। 143 सेक्शन में लिखा हुआ है कि ऑडिट करना कंपलसरी है। ऐसे आरबीआई में भी कहीं, अगर आरबीआई कह रहा हूँ, जीएसटी एक्ट में कहीं कहीं लिखा हुआ है कि ऑडिट करना कंपलसरी है। ठीक है, इनकम टैक्स एक्ट में लिखा हुआ है सेक्शन 144AB कि कौन सा सिचुएशन में ऑडिट करना कंपलसरी है। तो कभी किसी लॉ में ऑडिट करना कंपलसरी होता है, उससे बोलते हैं स्टैट्यूटरी ऑडिटर, और जो वो ऑडिट करता है उसे बोलते हैं एक्सटर्नल ऑडिटर। एक्सटर्नल ऑडिटर जनरली उस ऑडिटर को बोलते हैं जो एज पर कंपनीज एक्ट ऑडिट करता है। लिख देता हूं यहाँ पे आपकी नॉलेज के लिए, स्टैट्यूटरी ऑडिटर आर रिक्वायर्ड टू स्टेट फाइनेंसेस ऑफ द कंपनी एंड अटेस्ट मतलब साइन करके अपनी ऑडिट रिपोर्ट्स, उनके बैलेंस शीट वगैरह चेक करके अटैच करता है, यानी साइन करता है, अप्रूव करता है द वैलिडिटी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, की फाइनेंशियल स्टेटमेंट कितने सही है कितने गलत है, फाइनेंशियल रिपोर्ट दैट मे हैव बीन रिलीज। इट इज द जॉब टू एंश्योर द बोर्ड रिसीव्स एक्यूरेट एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन। इट इज अ जॉब टू एंश्योर दैट, बोर्ड नहीं होगा, बोर्ड भी लिख सकते हो, शेयर होल्डर भी लिख सकते हो। ऑडिटर ऑडिट करके अपनी ऑडिट रिपोर्ट शेयर होल्डर को एक्चुअली में इशू करता है। वो ठीक है, बोर्ड और डायरेक्टर सारा काम तो वही देखते हैं, वही चेक भी करते हैं, ऑडिट की रिपोर्ट वो भी चेक करते हैं, बट ऑडिट होता शेयर होल्डर के लिए। शेयर होल्डर का शॉर्ट में मैंने एसएच लिख दिया शॉर्ट में, ठीक है, यहाँ पे बोर्ड लिख दो या शेयर होल्डर लिख दो। तो वो लोग के पास वो रिपोर्ट जाती है, ऑडिट रिपोर्ट, और उसके हिसाब से वो आगे काम करते हैं। तीसरा, क्राइसिस मैनेजमेंट।
क्राइसिस मतलब सर आपदा, जैसे होता है ना कभी कभी क्राइसिस आ जाते हैं। यहाँ पे क्राइसिस का मतलब क्या है कि कोई ऐसी बड़ी आपदा आ जाए कंपनी पे, तो क्या कंपनी उस चीज को मैनेज कर सकती है? और बड़ी आपदा आ जाए तो पता कैसे चलेगी? हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं? रोल ऑफ ऑडिटर। कंपनी में मान लो कंपनी के ऊपर कोई केस लग गया, ठीक है, और ऑडिटर ने वो सब चीजें चेक करी और अपनी ऑडिट रिपोर्ट में लिखा कि यार इस केस में लग रहा है कि कंपनी ये केस हार जाएगी, और अगर हार गई तो बहुत बड़ी पेनल्टियां लगेंगी, और बहुत बड़ी पेनल्टियां लगेंगी तो कंपनी बंद हो सकती है। तो ये आपदा वाली बात हुई कि नहीं हुई? छोटी मोटी बात तो नहीं है। तो इस चीज को जब ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में मेंशन करेगा कि भैया एक ऐसा ऐसा केस चल रहा है कंपनी पे और यहाँ पे बहुत हाई चांसेस हैं, जैसे आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा प्रोविजन वाला AS29, अब तो इंडियस आ गया, पहले AS29 होता था ना, उसमें आता था कंटिजेंसीज, तो उसमें भी एक ये पॉइंट होता था, यानी जो कोई बहुत बड़ी सिचुएशन आ रही है कंपनी जिससे कंपनी बंद हो सकती है या बहुत बड़े लॉस में जा सकती है, तो क्या उस समय ये सब चीज़ें पता चल जाएंगी जब ऑडिट रिपोर्ट से, तो कंपनी उससे निकल पाएगी? क्या अपने लोगों का, अपने इन्वेस्टर का भरोसा जीत पाएगी कि हाँ भाई केस अगर लग भी गया, हार भी गए, तब भी हम आपका पैसा चुका सकते हैं? यानी भरोसा दिला पाएगी अपने लोगों को, अपने कस्टमर को? तो ये किससे पता चलेगा? ऑडिटर से, ऑडिटर की रिपोर्ट से। द आइडिया टू असाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द डिफरेंट ऑफिशियल ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, इसका मतलब क्या है कि जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिस ऑफिसर्स को दी है कंपनी के अंदर, जैसे मैनेजर का काम अलग होता है, एम्प्लॉय का काम अलग होता है, डायरेक्टर का काम अलग होता है, ऐसे ऑफिशियल्स को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए, ठीक है, जिसकी जितनी बस की है या जिसका जो पोजीशन है उस हिसाब से उसको उतनी जिम्मेदारी दी जाए कंपनी के अंदर। इससे क्या होगा? दिस प्रोवाइड्स इफ द कंपनी बिकम्स इन्वॉल्व्ड इन फाइनेंशियल क्राइसिस, कॉमा, ये कॉमा है डॉट का, दोज ऑफिशियल हैव द एक्शन प्लान। इससे क्या होगा? अगर मान लो कंपनी में कोई बड़ा प्रॉब्लम आ गया, मान लो लॉ केस चला गया, जो मैंने एग्जांपल लिया, कंपनी के ऊपर केस लग गया, तो वो जो केस जिस मैटर में लगा है, मान लो वो केस लगा है इनकम टैक्स का, तो कंपनी में जो अकाउंटेंट बंदे हैं जिन्होंने इनकम टैक्स ऐसे भरा है नहीं भरा, या जो कंपनी ने अपने कंपनी के अंदर CAs रखे हुए हैं जो कंपनी का टैक्स वगैरह देखते हैं, उन लोगों की जिम्मेदारी है ना कि वो लोग उस केस में हेल्प करे कि हाँ हमने ना ये चीजें देख के इस तरीके से टैक्स भरा था और हमने सही भरा है, और अगर गलती हुई है तो वे बताएं कि हाँ भाई गलती हुई है, हम इस चीज को सही कर सकते हैं। उनके पास एक्शन प्लान होना चाहिए दैट कैन यूज्ड इन मेकिंग श्योर दैट द कॉन्फिडेंस अमंग्स इन्वेस्टर इस सस्टेन, ताकि इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बना रहे कंपनी के अंदर। अगला, रिस्क असेसमेंट एंड मिटिगेशन प्लानिंग, ये इसी का छोटा भाई समझ लो एक तरह से। ये तो बहुत बड़ी बात होगी, आपदा में कंपनी ही बंद हो सकती है। ये क्या है? कंपनी में कहां कहां पे रिस्क्स हैं, ये भी ऑडिटर ऑडिट करता है, रिस्क असेसमेंट भी करता है ऑडिटर। एक्चुअली में जो स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटर होते हैं ना, ऑडिटिंग होते हैं ना, जैसे एक तो होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जिसे आप AS बोलते हो शॉर्ट में, ऐसे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स भी होते हैं जिसे SAS बोलते हैं, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग शॉर्ट में। कुछ स्टैंडर्ड्स दे रखे हैं जैसे स्टैंडर्ड 315, 320, 330, इनमें लिखा हुआ है कि ऑडिटर कंपनी के अंदर रिस्क असेसमेंट करेगा, मतलब कहां कहां पे रिस्क हैं कंपनी में गलती होने के, फ्रॉड होने के, उसको भी असेस करेगा, उन जगहों को भी चेक करेगा और रिपोर्ट करेगा कंपनी को, यानी शेयर होल्डर को, डायरेक्टर को बताएगा भैया तुम्हारे यहाँ यहाँ गलतियां हैं, यहाँ कल को ना बहुत बड़ा फ्रॉड हो सकता है, तुमने ये चीज सही से बना के नहीं चल रहे हो। ऑडिटर हेल्प्स इन प्रमोटिंग कॉर्पोरेट गवर्नेंस बाय कंडक्टिंग पीरियड रिस्क असेसमेंट। क्वार्टरली हो सकता है, 6 महीने में हो सकता है, साल में हो सकता है, किसी भी पीरियड का हो सकता है। एक्सटर्नल ऑडिटर रीअसेस द सिक्योरिटी मेजर्स दैट द कंपनी हैज इन प्लेस अगेंस्ट द करप्शन एंड कॉर्पोरेट फ्रॉड। तो उस रिस्क से क्या होगा, उस रिस्क असेसमेंट से क्या होगा? कंपनी अपने अंदर क्या करेगी, कुछ सिक्योरिटीज मेजर्स वगैरह लगाएगी, ठीक है, सॉफ्टवेयर लगाएगी कि कोई बंदा फ्रॉड ना कर दे, कोई हैक ना कर ले, ठीक है, और छोटे मोटे रूल्स एंड रेगुलेशन जो भी कंपनी लगा सकती है सिक्योरिटी को मेजर करने के लिए, सिक्योरिटी रखने के लिए कंपनी में, वो कंपनी लगाएगी। कैसे लगाएगी? क्योंकि ऑडिटर ने अपनी रिपोर्ट में
पीरियड रिस्क असेसमेंट जो किया था उसने बताया था कि यहाँ पे आपके रिस्क हैं, यहाँ पे फ्रॉड होने का चांसेस है, इसको ठीक कर लो। पांचवा, मेंटेन स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद रेगुलेटर। बहुत ही इजी पॉइंट है और बहुत ही सिंपल पॉइंट है। सर क्या बात कर रहे हो? रेगुलेटर्स क्या? सबसे पहली बात, रेगुलेटर्स वो, जैसे लिखवाता हूं पहले, इनकम टैक्स हो गया, जीएसटी वाले हो गए, जीएसटी डिपार्टमेंट हो गया, सेबी हो गया, आरओसी हो गया, यानी जो जो गवर्नमेंट की अथॉरिटीज के अंदर कंपनी रजिस्टर्ड होती है या फिर कंपनी की जिम्मेदारी बनती है कि उनको रिपोर्ट करना है, जैसे कि इनकम टैक्स साल में भरना ही होता है, आईटी, जीएसटी भरना ही होता है हर महीने, सेबी जो लिस्टेड कंपनी है उनको सेबी के रूल्स एंड रेगुलेशन कंप्लाई करने ही होते हैं, आरओसी साल के एंड में आरओसी की रिटर्न भी भरनी होती है। ठीक है, तो अगर कंपनी का कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छा है तो इनके साथ भी तो रिलेशनशिप अच्छा ही होगा ना। अगर ऑडिटर ने अपनी रिपोर्ट में कंपनी ये लिखा है कि हाँ कंपनी ने सारी चीजें ढंग से की हुई हैं, सारे कंप्लायंस ढंग से किए हुए हैं, सारे लॉज को ढंग से कंप्लाई किया हुआ है, तो उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव होगी ऑडिटर की, और वो रिपोर्ट पॉजिटिव है तो ये लोग क्या करेंगे कि हाँ भाई इनकी तो रिपोर्ट पॉजिटिव है तो इन पे नोटिस देने का फायदा नहीं है, इन पे ये नोटिस नहीं भेजेंगे, रिलेशनशिप अच्छे हो जाएंगे अपने आप ही। थोड़ा सा एक चीज बताता हूं आपको, जैसे कि इनकम टैक्स क्या करता है सॉरी, इनकम टैक्स क्या करता है, जब साल के एंड में, जब आप जुलाई में, सितंबर में जब भी इनकम टैक्स की रिटर्न जाती है, तो जिन्होंने, मैं इंडिविजुअल्स की बात कर रहा हूं, इंडिविजुअल की जनरली जुलाई में रिटर्न जाती है, ठीक है, इनकम टैक्स की, जिन्होंने बहुत ज्यादा टैक्स भरा है, पूरा तरीके से टैक्स भरा है बिना किसी गलती के, फ्रॉड के, उनको इनकम टैक्स वाले अवार्ड देते हैं। जैसे कुछ साल पहले दिल्ली में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट विराट कोहली को अवार्ड देते थे। विराट कोहली बहुत ज़्यादा टैक्स भरता था, ऑफकोर्स इनकम ज़्यादा थी, एज इंडिविजुअल, एज कंपनी की बात नहीं कर रहा, अभी हम इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं। तो इनकम टैक्स विराट कोहली को अवार्ड देता था कि हाँ भाई आपने बहुत अच्छा काम किया, आपने बहुत अच्छा खासा कमाया, और हर तरीके से, अच्छे तरीके से, सही कैलकुलेशन करके आपने जितना आपका टैक्स बनता था आपने वो दिया, ये लो जी आपका अवार्ड। ऑफकोर्स अवार्ड लेने विराट कोहली नहीं गया, उसके जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ना, जो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव होते हैं इनके, वो जाते हैं अवार्ड लेने, इनके मैनेजर वगैरह। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, ऑडिटर की रिपोर्ट अच्छी हुई, उससे इन लोगों को भी भरोसा बना, और इन लोगों ने नोटिस वगैरह भेजे ही नहीं, कोई गड़बड़ियां इनको मिली नहीं, तो इन्होंने आपको परेशानी नहीं करा। वंस एन ऑडिटर अटेस्ट, जब ऑडिटर अटैच करता है, यानी अटैच यानी अपना ठप्पा मारता है, अपनी ऑडिट रिपोर्ट इश्यू करता है कंपनी के डिस्क्लोजर्स पे, कंपनी के काम पे, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, इज मोर लाइकली दैट रेगुलेटर्स ऑल्सो शोज देयर ट्रस्ट, तो उनका भरोसा भी, यानी रेगुलेटर का भरोसा भी बन जाता है उस कंपनी पे, उस एंटिटी पे, उस बंदे पे। ठीक है,